हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीयूईटी पीजी 2023 के फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको मास्टर्स करना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो एलिजिबिलिटी और साथ में सिलेबस क्या रहेगा जिससे कि ये पेपर क्लियर किया जा सके, आइए देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखी है, सीयूईटी पेपर जो देंगे बच्चे एमएससी के लिए, उसकी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो ये जानो कि पेपर कोड है 08 SCQP 08। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप 08 सब्जेक्ट को क्लिक करोगे। जब भी चूज करोगे तो आप एमएससी केमिस्ट्री को फिल कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपका बैचलर डिग्री हो, यानी आपका मिनिमम ग्रेजुएशन तो हो ही केमिस्ट्री में, साथ में केमिस्ट्री ऑनर्स आपने पढ़ रखा हो या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो जिसमें केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट 2 साल आपने पढ़ रखा हो, यूनिवर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी। नेक्स्ट इज कि बैचलर डिग्री हो फिजिकल साइंस में, यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसी में आपका बैचलर डिग्री हो जिसमें से कम 2 साल आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो। यानी ऑल इन ऑल आपको मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, साथ में बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में अगर आपका है तो भी आप केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, जहां पे आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब बात करें सिलेबस की, जिसके थ्रू हम ये एग्जाम को क्लियर कर सकते। हियर वी हैव, ये जो पीडीएफ है आपको सीयूईटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे कि सारे के सारे सब्जेक्ट पेपर कोड के अनुसार आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम फटाफट से। केमिस्ट्री का हमें मिला है 08 पेपर कोड। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे हमें ये लेके चला जाएगा केमिस्ट्री के पास। ये रहा, हमारा आ गया केमिस्ट्री। हियर सिलेबस फॉर केमिस्ट्री 08। अब देखते हैं इसमें क्या इन्होंने बता रखा है। तो बहुत ही सिंपल सरल तरीके से सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि पूरे पेपर में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और सारे प्रश्न कंपलसरी होंगे। पूरा पेपर 2 भाग में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के, वर्बल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, एनालिटिकल स्किल्स के, इन सब के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और साथ में अब पार्ट बी की बात रही तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा आपका। बेसिकली जो सब्जेक्ट, यानी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इस 75 क्वेश्चन का सिलेबस क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो सिंपल है, फिजिकल वाला पेपर जितने में कि हम सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। गैसियस स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये फिजिक्स में भी पूछता है, फिजिक्स वाले सिलेबस में भी आपको मिलेगा, केमिस्ट्री वाले में भी है गैसियस स्टेट, जिसमें से कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बहुत अच्छे से तैयार रखना, इसका रिलेशन कैसे निकलता है, आरएमएस वैल्यू, मीन फ्री पाथ, इन सब का रिलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है मैक्सवेल का। ये छोटी छोटी चीजें पता है जो तुमने पढ़ रखी थी पहले। पहले क्वेश्चंस जब तुम 12th लेवल पे करते थे तब रेशियो निकालते थे एवरेज और रूट मीन पाथ, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल का, इन सब का रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी, सीपीसीवी वाला, ये सारी चीजें। तो गैसेस स्टेट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है हमारे पास लिक्विड स्टेट। अगेन लिक्विड स्टेट माने लिक्विड के बारे में, बेसिकली लिक्विड स्टेट का मतलब है सॉल्यूशंस आपको पढ़ना है, ठीक है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ, और इन सब का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये सब लिक्विड स्टेट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, अब जैसे कि 12th में ना बहुत ही सिंपल सरल सा सवाल था कि H2S जो होता है वो गैस क्यों है और H2O वाटर क्यों है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसकी वजह से। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो एजर्शन रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और देख के लगेगा कि अरे ये तो सवाल कभी कहीं देखा था। वही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कितने पे ये बेंड होता है, इसका शेप क्या होगा, केजी स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, आइस वाटर सॉलिड होते हुए भी वाटर पे फ्लोट क्यों करता है, ये ऐसे सारे जनरलाइज्ड प्रश्न जो होते हैं वो। और साथ में आपकी बुक में आपने ग्रेजुएशन लेवल में वाटर को अलग से पढ़ रखा होगा, उसमें से चीजें देख लेना, ठीक है।
देन आयनिक इक्विलिब्रियम के बिना केमिस्ट्री का पेपर तो पूरा नहीं होना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है के लिए, क्योंकि बफर जैसा सोल्यूशन हेडरसन्स इक्वेशन है, बफर कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, फिर एप्लीकेशन ऑफ बफर है, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी स्टेट एसिड और बेस का, कि कब हम एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस के बारे में। यहाँ पे एसिड और बेस का ट्रीटमेंट, जिसको टाइट्रेशन हम कहते हैं, 12th में भी तुमने कर रखा होगा, ग्रेजुएशन में भी कर रखा होगा। तो इन सब को ध्यान में रखना कि हम कैसे कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में तो पूरा का पूरा 12th से शुरू करना और ग्रेजुएशन में पढ़ जाना, सबसे इजी चैप्टर है। इसको तो पक्के तौर पे तैयार कर ही लेना, बिकॉज देखो अल्टीमेटली सॉलिड स्टेट 12th से शुरू होता है और ग्रेड लेवल में चला आता है और बहुत ही सिंपल सरल सा होता है। तो इन दोनों जगहों से इसको 2 से 3 दिन लगेगा, ये तैयार हो जाएगा। फिर बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की, जिससे बहुत ज्यादा बच्चे भागते हैं, बट ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। टेक 15 डेज, कंप्लीट इट एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यहाँ पे ऐसा मैं नहीं बोल सकती आपको कि सिर्फ इंथैल्पी याद रख लेना या फिर आइडियाबैटिक प्रोसेस याद रख लेना या फिर कैसे कोलिजन हो रहा है जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन है, उसका इक्वेशन कैसे आएगा। सिर्फ इतने ही तक ये सीमित नहीं है, क्योंकि देखो थर्मोकेमिस्ट्री सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में बात होती है। तो ये देखो ये 5 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, 4 पार्ट में, तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगेन एज आई सेड लिक्विड स्टेट जो पढ़ा था वही वाला है। यहाँ पे भी देखो लिक्विड स्टेट में जो चीजें पढ़ोगे, रॉल्ट लॉ, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बट थर्मोडाइनमिक फंक्शन के साथ जो इक्वेशंस निकालते थे हम थर्मोडाइनमिक फंक्शन के साथ, उन सब को 4 हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को थर्मोडाइनमिकली कैसे हम प्रूव करते हैं, इन सब के बारे में ऑब्वियस बात है प्रूफ तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, लास्ट में हम प्रूव कैसे करते हैं, इसके बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे यूनिट, रमन हो गया, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन हो गया, फिर उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3 जो आपने पार्ट 2 मतलब ग्रेजुएशन लेवल 3 में पढ़ रखा है, 3rd ईयर में पढ़ रखा होगा, उन सब को वापस से उठाओ नोट्स को और पूरा का पूरा पढ़ जाओ। क्योंकि अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ऑपोजिंग रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, चेन रिएक्शन, इन सब को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोलिजन थ्योरी से बड़ा ही सिंपल सा सवाल आता है, ये एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कैसे होती है, लिंडरमैन मैकेनिज्म क्या होता है, इन सब का क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखिएगा। एजर्शन रीजन में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, एजर्शन एंड रीजन, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना। साथ में स्टेटमेंट वाइज भी स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले प्रश्न बहुत देखने के लिए मिलते हैं सीयूईटी के पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसी लेवल से तैयारी करें। सरफेस केमिस्ट्री है, फेज इक्विलिब्रियम, अगर आयनिक है तो फेज कैसे होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसको हम कह रहे हैं वही है, जिसमें गिब्स एनर्जी, क्लॉसियस कैलिब्रन इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन सब को ध्यान में रखिएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए उससे पहले क्वांटम, क्वांटम देखो जब तक अगर तुम श्योर ना हो क्वांटम में हाथ बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि क्वांटम आपको फंसा सकता है। तो क्वांटम है बड़ा ही सरल, लेकिन आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो इसमें आप हाथ नहीं लगाओगे, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और सजेशन होगा। और अगर आपको क्वांटम आता है, यू आर गुड टू गो, बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको इससे और डायरेक्ट बढ़िया सवाल भी मिलेंगे जिसको आप कर भी लोगे। क्योंकि क्वांटम देखो बहुत डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। प्रोडिंजर इक्वेशन हो गया, डी ब्रूई हाइपोथेसिस हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, जिसको कि आप एकदम आराम से कर सकते हो, इन सबको कर लेना। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी की बात आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है यूनिट 2 और यूनिट 3, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चाहिए, वीबीटी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोचेस के बारे में,
ये ऑर्बिटल अप्रोचेस हायर एनर्जी लोअर एनर्जी पे कैसे बनेंगे, रिजिड रोटेटर मॉडल हो गया, स्क्रोडिंजर इक्वेशन का एप्लीकेशन हो गया, इन सब से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसमें ना पढ़ के रादर आप दूसरा और टॉपिक चुन लेना जिसमें कि आप अच्छा कर सकते हो। कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टेंस कैसे अरेनियस थ्योरी है और कुलरॉश लॉ है, डी बाई इक्वेशन, डी बाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन है। डी बाई हेकल और ऑनसेंगर इक्वेशन तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आयनिक मोबिलिटी पे किस चीज का रिलेशन, आयनिक मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टेंस को बढ़ाने घटाने वाले प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, तो ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो भाई आएगा ही आएगा। इसमें नर्स्ट इक्वेशन, हाफ सेल, ईएमएफ कैलकुलेट करना, गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करना, यही सब आपको सवाल मिलेंगे। कैसे हम बनाएंगे इलेक्ट्रोड, इन्हीं सबसे सवाल देखने के लिए आपको मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि भैया उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आता ही हो। हाँ, इसमें फंसाता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। अब ये क्या सिंबल है, जरा कमेंट में बताना कि कौन सा सिंबल है। तो ये वाले सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल, बिना पीरियोडिक टेबल के इनऑर्गेनिक तो खत्म होना नहीं। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, दीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर मेटालिक बॉन्डिंग, वीक केमिकल फोर्सेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मेटलर्जी। मेटलर्जी तो क्लास 12th वाला पढ़ लेना, वहां से तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे जोन रिफाइनिंग होगा, कहाँ पे कैसे होगा, और पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है जो उसको एक बार चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक, पार्टीशन प्रोसेस, वैन आर्कल प्रोसेस या मोन्स प्रोसेस या जोन रिफाइनिंग, कौन सा रिफाइनिंग होने जा रहा है वो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। इलिंगन डायग्राम पढ़ लेना, इलिंगन डायग्राम आपको एनसीईआरटी 12th में भी देखने के लिए मिल जाएगा और आपके ग्रेजुएशन में तो होगा ही होगा। इस और पी ब्लॉक के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में, पॉलीमर के बारे में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देखो कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं गया, पूरा पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड भी आता है, तो मैं इसको अलग से नहीं आपको बताने जा रही हूँ बिकॉज ये पढ़ना ही पढ़ना है। पूरा पीरियोडिक टेबल अगेन बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। फिर आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो पढ़ा ही पढ़ा था हमने ग्रेजुएशन लेवल पे, हम पढ़ते ही पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम आपको 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इन ऑर्गेनोमेटेलिक से 2 या 1 प्रश्न आपको देखने के लिए पक्के तौर पे मिल सकते हैं। साथ में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ में बेसिक्स, तो बेसिक्स के बारे में तो बात ही नहीं करते, वो तो क्लियर होना ही होना चाहिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, साइक्लोअल्केन्स, कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस साइक्लोअल्केन्स अच्छे से पढ़ना। 2 1.5 दिन या 1 दिन लगता है साइक्लोअल्केन्स खत्म करने में, आप आराम से उसको खत्म कर सकते हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अगेन 1 डे कोर्स है ये, 1 दिन में आप इसको पूरा कर सकते हो। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ, आर एक्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वो है हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो उनको पढ़ लीजिएगा। डायजोटाइजेशन देख लीजिएगा। SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनमें क्या मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट का ध्यान रखना कि कैसे इंटरमीडिएट कौन सा कहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको दे देगा कि ठीक है भैया ये रहा बेंजीन, अब बता दो यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब कौन सी जगह पे आने वाला है। ये तो दोनों एक ही हो गया, सॉरी। मान लो ये रहा, ठीक है, कौन सी जगह पे NO2 का अटैक होगा या होगा भी या नहीं, ऑर्थो पैरामेटा कौन से पोजीशन पे होगा, तो वो कैसे पता चलेगा, SN1 SN2 रिएक्शन के इंटरमीडिएट से पता चलेगा। फिर फिनॉल ईथर इपॉक्साइड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड मतलब डाइएजोथायोल, ईथर्स, सल्फोनिक एसिड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अमीनो एसिड, नाइट्रील्स, आइसोनाइट्रील्स, इन सब के बारे में अमीनो एसिड पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड से सवाल रहता है, ये बायोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा 1 या 2, और ये अगेन 1 दिन का है, खत्म हो जाएगा। एल्केलॉइड, टर्पीन्स, एंड देन वी हैव ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज आई सेड कि स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कर लेना, तो बढ़िया से कर लेना, जिसमें कि आपको
NMR करना ही करना है, नॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस तरीके से एकदम कर लीजिएगा। तो देखो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से फिल्टर आउट कर पाओ तो फिजिकल से 4 चैप्टर, वैसे ही ऑर्गेनिक से 4 चैप्टर, इनऑर्गेनिक से पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपके मैक्सिमम प्रश्न लग जाने वाले हैं, मैक्सिमम। और अगर बढ़िया से और तैयारी करनी है तो 5 ईयर, कम से कम 5 ईयर का PYQ सॉल्व कर लीजिए, चाहे वो CUET ने कराए हो या DUET ने कराए हो, दैट डजंट मैटर, 5 ईयर का PYQ जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना। और ये PYQ प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.dailywipes.in उसको विजिट करना ना भूलें। साथ में आप मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जाओ जुड़ो, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछो, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. Do comment your views and God bless you all.